हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम में सक्सेस कैसे हासिल करें। सक्सेस टिप्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप अगर यूट्यूब पर भी देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वाई वी फेल इन CSIR नेट एग्जाम। CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम में क्यों फेल होते हैं हम। आज का ये जो वीडियो है वो केमिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं खुद केमिकल साइंस के बैकग्राउंड से हूं। बट ऑलमोस्ट CSIR नेट के जितने भी जो स्ट्रीम्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट में ये एग्जाम होता है, सभी स्टूडेंट के लिए ये टिप्स लागू होते हैं। CSIR नेट एग्जाम आपके टोटल कंसेप्ट का टेस्ट लेता है। मतलब अब तक जो एग्जाम्स होते हैं, हम BSc में जो एग्जाम देते हैं, MSc में जो एग्जाम देते हैं, उनमें तो होता है थ्योरेटिकल पेपर, यानी कि आपने थ्योरी जो है वो मेमोराइज कर लिया, थ्योरी में आपने लिख दिया तो वहां पर आप इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन CSIR नेट एग्जाम में जो होता है वो होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वहां पर क्वेश्चन या तो सही होगा या गलत होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर में क्या होता है कि अगर हमने थोड़ा भी सही लिख दिया आंसर, तो हमें अगर 5 मार्क्स का नंबर है तो हमें 5 में से 1 मार्क्स मिलेगा, 1.5 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना पोर्शन करेक्ट लिखा है। लेकिन यहां क्या होता है, सीधा माइनस मार्किंग अगर आपने गलत कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि CSIR नेट एग्जाम में, या मैं कहूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब अगर हम बात करें कि दूसरा रीजन क्या है, दूसरा जो रीजन होता है वो होता है कि कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सारा का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। और आप अगर CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि आपने BSc और MSc में जितना पढ़ा है, और साथ साथ में आप 11th 12th का भी कुछ पोर्शन ले लीजिए, तो वहां पर वो कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पर दिखेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ पाएं, जितना उसमें दिया हुआ है सारे टॉपिक हम पढ़ पाएं और उन सबको हम याद भी रख पाएं, मेमोराइज रख पाएं, उनके कंसेप्ट हम याद रख पाएं, उनके सारे जो कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएं? ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि जो सही टॉपिक है उनका सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ लेंगे। ये पॉसिबल है कि आप सारा का सारा जो सिलेबस है वो पढ़ लोगे। मतलब एक बार अगर आपको मैं नोट्स दे दूं जिसमें सारा सिलेबस है, और मैं आपको कहूं कि इस सिलेबस को आप, जो नोट्स की मैंने जो आपको दिया है उसको आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लोगे, लेकिन क्या आप उसे याद रख पाओगे? जी नहीं। तो यहां पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं कह रहा हूं और स्टूडेंट के फेल होने का रीजन रहता है वो ये होता है कि वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उनका अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, तो आपकी पढ़ाई, और खासकर केमिस्ट्री जो कि होती है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, तो आपको एग्जाम में वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। और केमिस्ट्री में हमेशा डाउट रहते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और कंसेप्ट क्लियर कब होते हैं? जब आप उस टॉपिक को 1 बार 2 बार 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 पढ़ेंगे, तब आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ में आप उसके PYQs करेंगे, उससे रिलेटेड MCQs करेंगे, तो आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो दूसरा जो पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी पढ़ते हो आप, अगर 70 to 80% भी अगर कवर कर लोगे ना जो सिलेबस है आपका, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन वहां पर जो शर्त है वो ये है कि जितना पोर्शन आप पढ़ रहे हो, 70 to 80% अगर आप कवर कर रहे हो, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके PYQs करो, उसके MCQs करो। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं और इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें जो तीसरा पॉइंट है, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कितने करते हो उससे भी आपके सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मैं यहां पर आपको बताता हूं। क्योंकि हम जनरली जो है वो BSc और MSc करने के बाद हम जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, मतलब हमको जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिखने की जो आदत होती है, उस वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो हमेशा कैसा होता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है आंसर वो तो हम अच्छे से लिख लेंगे, लेकिन MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और साथ में जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें अगर आपको एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए जरूरी होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसी? जो कि पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट जैसी हो। और वो कब होती है? जब आप अपनी अच्छी खासी आप प्रिपरेशन करें और उसके बाद मॉक टेस्ट दें। आजकल बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, या फिर आप अगर इंटरनेट पर भी देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे कोचिंग्स जो होते हैं वो ओनली मॉक टेस्ट की भी सीरीज जो है वो अरेंज करते हैं, तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आपकी जब प्रिपरेशन अच्छी हो गई, यानी कि आपने जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किए कि ये मुझे पढ़ने हैं, वो सब आपने अच्छे से कवर कर लिया, आपने इतना जो भी 80-90% या जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, और एग्जाम से
1 से 1.5 महीने पहले अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट किए, मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं कि अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग जाते हैं वो मॉक टेस्ट को कभी सीरियसली नहीं देते, और बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट देने जाते ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, उनका जो पॉइंट है उसके पीछे की नहीं जाना मॉक टेस्ट देने, वो कहते हैं अरे एग्जाम में तो अब केवल 1 महीना बच गया है, अब हम क्या मॉक टेस्ट देंगे, हम तो अपने रूम पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है उसको हम रिवाइज करोगे। तो बच्चों ये गलती आप बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट देने जाने के लिए जो भी 3-4 आवर्स आपको लगने वाले हैं वो आपका टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, क्योंकि वहां पर आपने जो भी अपनी प्रिपरेशन की है वो वहां पर क्या आने वाली है, प्रैक्टिकली आप वहां पर उसको इंप्लीमेंट करने वाले हो। आप जब अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो उसके बाद जो भी कोचिंग क्लास या जहां पर भी आपने कोई कोचिंग की है या कोई मॉक टेस्ट अगर आपने लिया है, तो मॉक टेस्ट आप बिल्कुल सीरियसली दीजिए। जितने मॉक टेस्ट है सभी को अटेंड कीजिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ दीजिए, तभी आपकी जो असली प्रिपरेशन है वो बाहर आएगी। आपके क्या वीक पॉइंट्स है वो आपको पता चलेगा, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपको पता चलेगा, कैसे आप अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट है वहां पर बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको अपनी रैंक क्या आ रही है वो भी पता लगेगी। तो मॉक टेस्ट आपको सीरियसली देना है। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं उन्हें वो एग्जाम वाली फीलिंग डायरेक्ट कब आती है, जब वो एग्जाम हॉल में गए। लेकिन अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपको उस जो एग्जाम वाली फीलिंग है वो आपने पहले ही ले ली, तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप इजीली बहुत ही कूल और काम कंपोज होकर आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनके CSIR नेट एग्जाम में फेलियर का रीजन भी बनता है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है वो होता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया कि मॉक टेस्ट आपको सीरियसली देना है, तो मॉक टेस्ट अगर आप सीरियसली दोगे तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी आप अच्छे से सीख जाओगे। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखिए CSIR नेट के एग्जाम अगर हम बात करें केमिकल साइंस एग्जाम की, तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब कौन सा पार्ट पहले करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। आप कब कर सकते हो ये डिसाइड, जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीना पहले से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा पार्ट बाद में करना है, कैसे मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या मुझे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रखनी है। तो ये सब कुछ वहीं पर डिसाइड हो जाएगा। तो आप अगर अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट तो इजीली सही हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन जो एग्जाम में जो 3 आवर्स मिलते हैं वो ऐसा लगता है कि 3 मिनट के जैसे निकल गए, और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन मेरा मिस हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितने मॉक टेस्ट आप दोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। इवन आप देखोगे कि जो CSIR नेट NTA की वेबसाइट है वहां पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो PYQs हैं वो तो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो एग्जाम का एनवायरनमेंट पहले क्रिएट कीजिए और उस एनवायरनमेंट में पेपर दीजिए, 8-10 मॉक टेस्ट दे दीजिए, 8-10 PYQs जो है प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व कर लीजिए। अच्छे से अपना जो जितना सिलेबस है, जो भी आपने कवर किया है पहले, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये सारे अगर आप पॉइंट करोगे तो मैं कोई रीजन नहीं देखता हूं कि CSIR नेट एग्जाम आपका क्लियर ना हो। यही कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता है, बट आप अगर इन सबको इंप्लीमेंट कर लोगे तो कोई भी रीजन नहीं है कि आपका CSIR नेट एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्लियर ना हो। और साथ में अंत में एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनका कोई भी एक विजन नहीं होता है CSIR नेट एग्जाम देने के पीछे, या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होता है। जब भी कोई एक बर्निंग डिजायर अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारा बेस्ट कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम या जिस भी स्ट्रीम से आप दे रहे हैं, उस एग्जाम को क्रैक करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव आपके पास होना चाहिए, एक डिजायर आपके पास होनी चाहिए, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो और CSIR नेट एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि CSIR नेट एग्जाम आप क्यों दे रहे हैं, तो मेरा फ्रेंड दे रहा है इसलिए मैं भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में यह डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अच्छी रैंक के साथ JRF क्लियर करना है और मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करना है। अगर आप PhD नहीं करना चाहते हैं तो आपके मन में तो भी ये गोल होना चाहिए कि नहीं, मुझे रैंक तो अच्छी लानी है, मैं PhD करूंगा या नहीं करूंगा वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, लेकिन मुझे टॉप रैंक लानी है। ऐसा अगर गोल होगा, इस माइंडसेट के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।